सिंहासन 32 भाग 22। 21वीं पुतली चंद्र ज्योति। आप सभी दिव्य आत्माओं को मेरा दिव्य अभिनंदन और सहृदय स्वागत। पिछले भाग में हमने ज्ञानवती को देखा, जिसमें ज्योतिषी के ज्ञान की महिमा और साथ ही उस पर अविश्वास की कहानी देखी, जिसे विक्रम ने नई सीख दी। अगर आपने 21वें भाग में विक्रम द्वारा ज्योतिषी महाराज को सबक देते हुए नहीं देखा तो ऊपर आई बटन तथा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए आज जानते हैं, चंद्र ज्योति नामक 21वीं पुतली ने जो कथा सुनाई वह इस प्रकार है। एक बार विक्रमादित्य एक यज्ञ करने की तैयारी कर रहे थे। वे उस यज्ञ में चंद्रदेव को आमंत्रित करना चाहते थे। चंद्रदेव को आमंत्रण देने कौन जाए, इस पर विचार करने लगे। काफी सोच विचार के बाद उन्हें लगा कि महामंत्री ही इस कार्य के लिए सर्वोत्तम रहेंगे। उन्होंने महामंत्री को बुलाकर उनसे विमर्श करना शुरू किया। तभी महामंत्री के घर का एक नौकर वहां आकर खड़ा हो गया। महामंत्री ने उसे देखा तो समझ गए कि अवश्य कोई बहुत ही गंभीर बात है, अन्यथा वह नौकर उसके पास नहीं आता। उन्होंने राजा से क्षमा मांगी और नौकर से अलग जाकर कुछ पूछा। जब नौकर ने कुछ बताया तो उनका चेहरा उतर गया और वे राजा से विदा लेकर वहां से चले गए। महामंत्री के अचानक दुखी और चिंतित होकर चले जाने पर राजा को लगा कि अवश्य ही महामंत्री को कोई कष्ट है। उन्होंने नौकर से उनके इस तरह जाने का कारण पूछा तो नौकर हिचकिचाया। जब राजा ने आदेश दिया तो वह हाथ जोड़कर बोला कि महामंत्री जी ने मुझे आपसे सच्चाई नहीं बताने को कहा था। उन्होंने कहा था कि सच्चाई जानने के बाद राजा का ध्यान बंट जाएगा और जो यज्ञ होने वाला है उसमें व्यवधान होगा। राजा ने कहा कि महामंत्री उनके बड़े ही स्वामी भक्त सेवक हैं और उनका भी कर्तव्य है कि उनके कष्ट का हर संभव निवारण करें। तब नौकर ने बताया कि महामंत्री जी की एकमात्र पुत्री लंबे समय से बीमार है। उन्होंने उसकी बीमारी एक से बढ़कर एक वैद्य को दिखाई, पर कोई भी चिकित्सा कारगर नहीं साबित हुई। दुनिया की हर औषधि उसे दी गई, पर उसकी हालत बिगड़ती ही चली गई। अब उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वह हिलडुल नहीं सकती और मरणासन्न हो गई है। विक्रमादित्य ने जब यह सुना तो व्याकुल हो गए। उन्होंने राजवैद्य को बुलवाया और जानना चाहा कि उसने महामंत्री की पुत्री की चिकित्सा की है या नहीं। राजवैद्य ने कहा कि उसकी चिकित्सा केवल ख्वांग बूटी से की जा सकती है। दुनिया की अन्य कोई औषधि कारगर नहीं हो सकती। ख्वांग बूटी एक बहुत ही दुर्लभ औषधि है, जिसे ढूंढकर लाने में कई महीने लग जाएंगे। राजा विक्रमादित्य ने यह सुनकर कहा, तुम्हें उस स्थान का पता है जहां यह बूटी मिलती है? राजवैद्य ने बताया कि वह बूटी नीलरत्नगिरी की घाटियों में पाई जाती है, लेकिन उस तक पहुंचना बहुत ही कठिन है। रास्ते में भयंकर सांप, बिच्छू तथा हिंसक जानवर भरे पड़े हैं। राजा ने यह सुनकर उससे उस बूटी की पहचान बताने को कहा। राजवैद्य ने बताया कि वह पौधा आधा नीला आधा पीला फूल ये होता है तथा उसकी पत्तियां लाजवंती के पत्तों की तरह स्पर्श से सकुचा जाती हैं। विक्रम यज्ञ की बात भूलकर ख्वांग बूटी की खोज में जाने का निर्णय कर बैठे। उन्होंने तुरंत काली के दिए गए दोनों बेतालों का स्मरण किया। बेताल उन्हें आनन फानन में नीलरत्नगिरी की ओर ले चले। पहाड़ी पर उन्हें उतारकर बेताल अदृश्य हो गए। राजा घाटियों की ओर बढ़ने लगे। घाटियों में एकदम अंधेरा था। चारों ओर घने जंगल थे। राजा बढ़ते ही रहे। एकाएक उनके कानों में सिंह की दहाड़ पड़ी। वे संभल पाते इसके पहले ही सिंह ने उन पर आक्रमण कर दिया। राजा ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाकर खुद को तो बचा लिया,
मगर सिंह उनकी एक बाह को घायल करने में कामयाब हो गया। सिंह दोबारा जब उन पर झपटा तो उन्होंने भरपूर प्रहार से उसके प्राण ले लिए। उसे मारकर जब वे आगे बढ़े तो रास्ते पर सैकड़ों विषधर दिखे। विक्रम तनिक भी नहीं घबराए और उन्होंने पत्थरों की वर्षा करके सांपों को रास्ते से हटा दिया। उसके बाद वे आगे की ओर बढ़ चले। रास्ते में एक जगह इन्हें लगा कि वे हवा में तैर रहे हैं। ध्यान से देखने पर उन्हें एक दैत्याकार अजगर दिखा। वे समझ गए कि अजगर उन्हें अपना ग्रास बना रहा है। जो ही वे अजगर के पेट में पहुंचे कि उन्होंने अपनी तलवार से अजगर का पेट चीर दिया और बाहर आ गए। तब तक गर्मी और थकान से उनका बुरा हाल हो गया। अंधेरा भी घिर आया था। उन्होंने एक वृक्ष पर चढ़कर विश्राम किया। जो ही सुबह हुई वे ख्वांग बूटी की खोज में इधर उधर घूमने लगे। उसकी खोज में इधर उधर भटकते न जाने कब शाम हो गई और अंधेरा छा गया। अधीर होकर उन्होंने कहा, काश चंद्रदेव मदद करते। इतना कहना था कि मानो चमत्कार हो गया। घाटियों में दूध जैसी चांदनी फैल गई। अंधकार न जाने कहां गायब हो गया। सारी चीजें ऐसी साफ दिखने लगी मानो दिन का उजाला हो। थोड़ी दूर बढ़ने पर ही उन्हें ऐसे पौधे की झाड़ी नजर आई जिस पर आधे नीले आधे पीले फूल लगे थे। उन्होंने पत्तियां छुई तो लाजवंती की तरह सकुचा गईं। उन्हें संशय नहीं रहा। उन्होंने ख्वांग बूटी का बड़ा सा हिस्सा काट लिया। वे बूटी लेकर चलने ही वाले थे कि दिन जैसा उजाला हुआ और चंद्रदेव सशरीर उनके सम्मुख आ खड़े हुए। विक्रम ने बड़ी श्रद्धा से उनको प्रणाम किया। चंद्रदेव ने उन्हें अमृत देते हुए कहा कि अब सिर्फ अमृत ही महामंत्री की पुत्री को जिला सकता है। उनकी परोपकार की भावना से प्रभावित होकर वे खुद अमृत लेकर उपस्थित हुए हैं। उन्होंने जाते जाते विक्रम को समझाया कि उनके सशरीर यज्ञ में उपस्थित होने से विश्व के अन्य भागों में अंधकार फैल जाएगा, इसलिए वे उनसे अपने यज्ञ में उपस्थित होने की प्रार्थना नहीं करें। उन्होंने विक्रम को यज्ञ अच्छी तरह संपन्न कराने का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। विक्रम ख्वांग बूटी और अमृत लेकर उज्जैन आए। उन्होंने अमृत की बूंदें टपकाकर महामंत्री की बेटी को जीवित किया तथा ख्वांग बूटी को जनहित के लिए रख लिया। चारों ओर उनकी जय जयकार होने लगी। अगले दिन 22वीं पुतली अनुरोधवती ने सुनाई कथा, जिसमें विक्रम के दरबार में एक ज्ञानी और मर्मज्ञ कलाकार द्वारा साबित किया गया कि संस्कार वास्तव में वंशानुगत होते हैं। इसे बिल्कुल भी देखना न भूलिए। इसी चैनल की अगली वीडियो सिंहासन 32 भाग 22 में। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए तथा सदैव मुस्कुराते हुए आनंदमय रहिए और महाज्ञानी व निडर विक्रमादित्य की कथा से देखते रहिए तथा इससे अपने परिजनों को जागरूक भी कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः मिलते हैं यूनिवर्सल हीलिंग बाय यूएसडी पर। पहली बार इस चैनल में आए हों और वीडियो देख रहे हों तो लाइक सब्सक्राइब करके शेयर भी करते रहिए। साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। पुनः आप सभी शुभ चिंतक ज्ञानी पुण्यात्माओं को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद बनाए रखें।